सुप्रभात प्रिय विद्यार्थियों, शुभाशीष, नमस्कार। देखिए, पौधार ग्रुप ऑफ एजुकेशन के ऑनलाइन क्लास में आपका पुनः स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज जिस प्रकरण पर हम बात करेंगे, हिंदी साहित्य के जो अंतर्गत BA तृतीय वर्ष के पाठ्यक्रम में हिंदी साहित्य के अंतर्गत रीतिकालीन कवि के बारे में हम पढ़ रहे हैं। इससे पहले वाला जो वीडियो हमने बनाया है उसमें कल हमने इससे पहले जो वाला वीडियो था उसमें हमने पढ़ा था केशवदास को, आज पढ़ेंगे बिहारी को, है ना। तो बिहारी के बारे में हम छोटी छोटी क्लास से जानते आ रहे हैं और इसका धीरे धीरे व्यापक अध्ययन की ओर बढ़ रहे हैं। आज बिहारी का रीतिकालीन कवियों में बिहारी का स्थान अन्यतम है, प्रमुख स्थान है। बिहारी रीतिकालीन कवियों में सौंदर्य के कवि हैं, श्रृंगार के अप्रितम कवि हैं, है ना। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इनका जो जीवन काल है वो क्या रहा, है ना। बिहारी इनका जो जीवन काल रहा है इनका 1595 से 1663, 1595 ईस्वी से 1663 ईस्वी के मध्य इनका जीवन काल रहा। 1595 ईस्वी से 1663 ईस्वी में इनका जीवन काल रहा है बिहारी जी का। बिहारी राजस्थान प्रांत में आमेर के राजा के दरबारी कवि थे और उन्हीं के आश्रय में रहा करते थे। और श्रृंगार, भक्ति और नीति के अप्रितम कवि माने जाते हैं बिहारी, है ना। तो इन्होंने जो नारी, प्रकृति एवं भाव सौंदर्य, 3 विषयों पर, नारी है, प्रकृति और भाव सौंदर्य, प्रकृति, बिहारी जी ने नारी पर, प्रकृति पर और भाव सौंदर्य पर, इन तीनों विषयों को अपनी रचना का आधार बनाया। तो देखते हैं बिहारी जी की रचनाओं को पढ़ते हैं तो क्या है कि हमें कई चीज़ों को बोध होता है। बिहारी जी की रचना गागर में सागर भरने का काम करते हैं। इन्होंने सतसई लिखी, बिहारी सतसई इनके एकमात्र ग्रंथ है बिहारी सतसई के नाम से, जिसमें 713 दोहे हैं। बिहारी सतसई में 713 दोहे संकलित हैं। एकमात्र बिहारी सतसई एकमात्र इनका ग्रंथ है। इनकी जितने भी इन्होंने अपने जीवन काल में दोहे लिखे, संपूर्ण दोहों का संकलन बिहारी सतसई में हमको पढ़ने को मिलता है। ठीक है। और अब देखते हैं नारी। बिहारी ने नारी पर, प्रकृति पर और भाव सौंदर्य पर अनेक कलम चलाई हैं। वो बिहारी सौंदर्य के चितेरे हैं। बिहारी सौंदर्य के चितेरे हैं, चितेरे हैं। बिहारी को सौंदर्य का चितेरा कवि कहा जाता है। वो आत्मगत, अपनी रचनाओं को आत्मगत मानते हैं, वस्तुगत नहीं मानते। यानी वो जो भी रचना बिहारी के द्वारा लिखी गई वो आत्मा से लिखी, मन से लिखी, अंतरात्मा के बोध से लिखी गई। यानी किसी विषय वस्तु पर जबरन उनका काव्य लिखा हुआ नहीं मिलता।
तो उन हिंदी साहित्य में, उन हिंदी की समृद्धि में उनका जो काव्य है बहुत बड़ी देन कही जाती है। अब इनके पूरे जो काव्य खंड है, इनके जो सृजना है, इनकी जो काव्य सृजना है, उसको हम 3 भागों में बांट कर इसका अध्ययन करते हैं। तो देखिए कैसे, है ना। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि बिहारी जी ये देखेंगे बिहारी का सौंदर्य, नंबर 1। दूसरा है बिहारी की बहुज्ञता, बिहारी की बहुज्ञता। नंबर 3 और देखेंगे बिहारी की काव्य कला, बिहारी की काव्य कला। इन तीनों विषयों को लेकर बिहारी का संपूर्ण जो काव्य है उसका हम अध्ययन करेंगे, है ना। बिहारी का भाव सौंदर्य, ये भाव सौंदर्य है, ठीक है ना। बिहारी की बहुज्ञता और बिहारी की काव्य कला। तो आज हम जो पढ़ेंगे तीनों पर हम थोड़े थोड़े इन पर टिप्पणी करते हैं। सबसे पहले करेंगे हम बिहारी का भाव सौंदर्य। तो बिहारी का भाव सौंदर्य क्या रहा ये हम देखते हैं। बिहारी जी बिहारी सौंदर्य कला के श्रेष्ठ रचनाकार हैं, श्रेष्ठ रचनाकार हैं। सौंदर्य कला के श्रेष्ठ रचनाकार हैं बिहारी जी। वो कहते हैं कि नारी के जो मुख है, नारी के सौंदर्य पर वो कहते हैं कि पत्रा ही तिथ पाइए वा घर के चौपास, पत्रा ही तिथ पाइए वा घर के चौपास, और नित प्रतिपूनु रहित आनन ओप उजास, नित प्रतिपूनु रहित आनन ओप उजास। इसका भावार्थ क्या है? नारी के सौंदर्य के प्रति जो बिहारी जी की भाव धारणा थी, भाव सौंदर्य था, वो ये था कि पंडित लोग पतड़ा देखकर ये पता लगाते थे कि आज पूर्णमासी है, यानी आज पूर्णमासी है, क्योंकि जो नायिका है उसके रूप सौंदर्य से उसका घर हमेशा प्रतिदिन जगमगाता रहता है, यानी उसके घर में सौंदर्य का ऐसा अद्वितीय उजाला रहता है कि हमें पूर्णिमा और अमावस्या का पता ही नहीं रहता कब आते कब निकलते, वो तो पत्रा देखकर ही पता लगता है। इतनी अतिशयोक्तिपूर्ण जो सौंदर्य का जो भाव है वो बिहारी जी के दोहों में देखने को मिलता है। और आगे वो कहते हैं कि हरी छवि जल जल ते परे तब ते छिन बिछुरे ने, भरत डरत बूढ़त तरत रहत घरोलो नैन, और फिर चित उत ही रहत टूटी लाज के नाव,
अंग अंग छवि झोर में भयो भोर की नाव। बिहारी जी कहते हैं कि नायक के अंग प्रत्यंग की शोभा इतनी अधिक है कि जैसे भंवर में पड़ी नाव जो बार बार वही चक्कर लगाती है और अंत में उसी में डूब जाती है, तो नायक के अंग प्रत्यंग की शोभा में नायिका के जो चित्त है, नायिका के जो चित्त है वो जिस प्रकार भंवर में डोलती हुई नाव इधर उधर घूमकर अंत में उस भंवर में ही समा जाती है, तो नायिका का चित्त है अपने प्रियतम के प्रेम में इधर उधर घूमने के बाद उसी अंग प्रत्यंग की जो सौंदर्य जो शोभा है उसी में वो डूब जाती है, निमग्न हो जाती है। ये सौंदर्य का प्रतीत है ना। तो बिहारी जी ने नारी के सौंदर्य पर अप्रितम चित्रण किया है और वो कहते हैं बिहारी सत्सय में नारी सौंदर्य के साथ साथ भाव सौंदर्य और प्रकृति सौंदर्य की छटा, इन्होंने प्रकृति पर भी बहुत कुछ कहा है। प्रकृति छटा, नारी के साथ साथ उन्होंने प्रकृति छटा को भी यानी अपने धो में पिरोया है। किस प्रकार पिरोया है, एक उदाहरण देखते हैं कि सौंदर्य बाह्य रूपाकार में नहीं होता, सौंदर्य बाह्य रूपाकार में नहीं होता, सौंदर्य तो आंतरिक अनुभूति का विषय है। आंतरिक अनुभूति जब सौंदर्य के ऊपर तुलती है तो वो सौंदर्य अप्रितम सौंदर्य हो जाता है। वो कहते हैं कि नेत्रों के सौंदर्य को उदाहरण प्रस्तुत करते हुए बिहारी कहते हैं कि युवावस्था में सभी तरुणियों के नेत्र नुकीले एवं बड़े बड़े हो जाते हैं। युवावस्था में सभी तरुणियों के नेत्र बड़े और नुकीले हो जाते हैं, कटारी जैसे, है ना। और किंतु दृष्टि निक्षेप की कला तो किसी विरली युक्ति में होती है, जैसे उनियारे द्रग द्रगनी कितेन तरुणी समान। और भवचितवन और कछु जी बस होते सुजान। भाव सौंदर्य के अंदर बयानी हाव भाव एवं अनुभाव योजना को भी दृश्यों का विधान मानते हैं। केवल आंखें बड़ी बड़ी होने से प्रेम का प्रदर्शन नहीं किया जा सकता। जब तक उन सौंदर्य से परिपूर्ण नेत्रों में प्रेम के भाव, प्रेम के समुद्र नहीं उमड़ेंगे, तब तक उन बड़ी आंखों से होने से कोई औचित्य नहीं है, कोई मतलब नहीं है। यानी वो आंखें प्रेम की परख भी जाननी चाहिए। और अंत में देखें कि बोहनी त्रासित मुख नटत आँखन सो लपटादी, ऐची छुड़ावत करी इची आगे आवत जाती। भौं से डराती है, मुख से नाना करती है। भौं से डराती है, मुख से नाना करती है, किंतु आंखें कुछ और कहकर लिपटी सी जान पड़ती है। हाथ खींचकर छुड़ाने का प्रयास करती है, किंतु इस प्रक्रिया में स्वयं आगे खिंची चली जाती है। ये प्रेम की पराकाष्ठा है, प्रेम की पराकाष्ठा है। और इसी राधा कृष्ण, जो राधा कृष्ण के पवित्र राधा कृष्ण के पवित्र प्रेम को देखो कि एक दोहे में बड़े सुंदर ढंग से प्रस्तुत किया है। अब राधा भगवान श्री कृष्ण से बातचीत करना चाहती है, उसकी जो सुमधुर वाणी है उसको सुनना चाहती है, उसके हाव भाव चेष्टाओं को वो अपने हृदय में बसाना चाहती है। श्री कृष्ण उनसे बात नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन राधा ने एक उपाय सोचा है। क्या सोचा? और वो उपाय बिहारी जैसे सौंदर्य के सर्वश्रेष्ठ जो चितेरे हैं, वो उपाय बिहारी जैसे ही कलमकार निकाल कर लाते हैं। तो उन्होंने धोए में एक बहुत अच्छी युक्ति निकाली और कहा कि बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, कि बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सौ करे भौनी हंसे देन कहे नट जाए, सौ करे भौनी हंसे देन कहे नट जाए। इसका मतलब है कि बातों की लालची राधा ने भगवान श्री कृष्ण की मुरली को छुपाकर रख दिया।
भगवान श्री कृष्ण की मुरली को छुपाकर रख दिया बातों के लालची राधा ने, और रखने के बाद सोनी कहे भौनी हंसे देन कहे नट जाए, यानी और श्री कृष्ण के पूछने पर श्री कृष्ण की सौगंध खाती है, उसकी सौगंध खाती है, उसकी दुआई उसे दुआई देती है और मुरली को देने से मना कर देती है, नट जाती है कि मेरे पास तो मुरली है नहीं, तुम्हारी कसम ये है श्री कृष्ण की। लेकिन श्री कृष्ण समझ जाते हैं, उसके प्रेम की अनुभूति को समझ जाते हैं, उसके जो भौहें नहीं है, नेत्रों की जो भौहें हैं वो मुस्कुरा जाती हैं और वो संकेत दे देती हैं कि मुरली जो है वो राधा जी के ही पास है। ये अद्भुत प्रेम का जो प्राकाट्य है वो बिहारी जी के इन जैसे बिहारी जी के दोहे में ही देखने को मिलता है। तो इससे स्पष्ट होता है कि बिहारी ने श्रृंगार का जो भाव सौंदर्य है बहुत ही उत्कृष्ट और एक रचनात्मक दृष्टिकोण से भावपूर्ण और श्रृंगार के सभी वियोग और संयोग पक्षों को लेकर किया है, जो हमें बरबसी पाठक को आकर्षित करता है और हमारे मन के अंदर हमारी मन की जो भावनाएं, प्रेम की जो भावनाएं उसको जागृत कर देती है। ठीक है ना। अब देखिए इसी प्रकार अगर प्रकृति के बारे में देखें, प्रकृति के प्रति भी उनका सौंदर्य, जो सौंदर्य का भाव बोध है वो निकल कर आता है। वो कहते हैं कि रनित भृंग घंटावली, रनित भृंग घंटावली झरित दान मधुनीर, मंद मंद आवत चलो कुंजर कुंज समीर। कहने का मतलब है कि रनित भृंग घंटावली झरित दान मधुनीर, मंद मंद आवत चलो कुंजर कुंज समीर। इसका मतलब क्या है कि भ्रमर रूपी घंटावली को बजाता हुआ, भ्रमर रूपी घंटावली को बजाता हुआ और मकरंद रूपी मद को गिराता हुआ, मकरंद रूपी मद को गिराता हुआ कुंज, समीर रूपी कुंजर, वायु रूपी हाथी, वायु रूपी हाथी मंद मंद चाल से चला आ रहा है। वासंती पवन की तीनों विशेषताएं जैसे शीतल, मंद और सुगंध, तीनों विशेषताओं को यहाँ इस दोहे में उबार कर रख दिया बिहारी जी ने। और बिहारी जी ने तो उनके काव्य का जो विषय है बड़ा आकर्षक है, अभिव्यक्ति की क्षमता भी बड़ी आकर्षक है उनकी, और सतसई उनकी लोकप्रिय रचनाएं जिसमें छोटे 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 सार गर्भित दोहे संकलित हैं, है ना। बड़े बड़े विद्वानों ने समीक्षा करके इसका जो समालोचना की, बड़े बड़े विद्वानों ने अध्ययन करने के बाद पाया कि बिहारी जी के जो दोहे हैं उन पर किसी प्रकार की समीक्षा टीका टिप्पणी नहीं की जा सकती, क्योंकि उन दोहों में इतना सार गर्भित विषय भरा पड़ा हुआ है कि उनके एक के कई कई दोहरे अर्थ भी निकलते हैं। इसलिए कहा जाता है कि सतसैया के दोहरे, सतसैया के दोहरे जो नाविक के तीर, जो नाविक के तीर हैं, देखन में छोटे लगे, घाव करे गंभीर, घाव करें गंभीर, घाव करें गंभीर। ये तो सतसैया के जो दोहे वो सतसैया के दोहरे जो नाविक के तीर, यानी सतसैया के जो दोहे हैं शिकारी के तीर के समान है, जो छोटे छोटे तीर होते हैं, है ना। देखने में तो छोटे लगते हैं लेकिन घाव बड़े गंभीर करते हैं, यानी देखने में तो छोटे छोटे दोहे लेकिन इनका जो अर्थ विन्यास है वो बड़ा गंभीर और विस्तृत और व्यापक है ना। तो इस प्रकार देखते हैं कि बिहारी के जी के जो भाव सौंदर्य है वो हिंदी साहित्य की एक अमोल धरोहर है।
ठीक है ना। तो श्रृंगार में भी बिहारी जी ने बहुत कुछ हिंदी साहित्य को दिया है। और अब आगे देखते हैं बिहारी जी की बहुज्ञता। नंबर 2 देखेंगे, बिहारी की बहुज्ञता। बिहारी की बहुज्ञता का मतलब होता है अनेक विषयों की जानकारी होना, एक से अधिक विषयों के बारे में जानकार होना। और बिहारी जी इस विषय में हम जानते हैं कि बिहारी जी को यानी गणित विज्ञान, भूगोल, खगोल, उपनिषद, इतिहास, ज्योतिष, दर्शन, गणित विज्ञान भूगोल खगोल उपनिषद इतिहास ज्योतिष दर्शन, आयुर्वेद, आदि, यानी इन सब की जानकारी थी। इनके दोहों को पढ़ते हैं तो पढ़ने से निष्कर्ष निकलता है कि गणित से संबंधित, गणना से संबंधित दोहे भी उन्होंने लिखे हैं। वैज्ञानिक सोच को भी स्पष्ट करते हुए दोहे मिलते हैं। भौगोलिक परिस्थितियों को स्पष्ट करते हुए भी दोहे मिलते हैं। खगोल का ज्ञान, ग्रह नक्षत्रों का ज्ञान भी उन्हें भरपूर था। उपनिषद वेद पुराणों का भी ज्ञान उन्हें भरपूर था। ऐतिहासिक प्रसंगों को लेकर भी उनके दोहे मिलते हैं। और ज्योतिष का तो बहुत बड़ा ज्ञान था बिहारी जी को। दर्शन के यानी जीवन के दार्शनिक पक्ष को लेकर उन्होंने दोहे लिखे हैं। आयुर्वेद का भी उन्हें ज्ञान था। तो इससे स्पष्ट होता है कि बिहारी की जो बहुज्ञता थी, अनेक विषयों में जो समझदारी थी, अनेक विषयों के जो ये जानकार थे, वो सारे विषयों की जानकारी इनके काव्य मतलब इनके दोहों में मिलती है। तो ये बहुज्ञ थे। तो कहने का मतलब है शास्त्रक पंडित और प्रतिभा संबंध थे ये। हाँ, यानी ये शास्त्रज्ञ और प्रकांड पंडित थे। प्रकांड पंडित थे, यह शास्त्रों को भी ज्ञान था और अनेक भाषाओं का भी इन्हें ज्ञान था। और जीवन के सभी पहलुओं में इन्हें समझदारी थी, ज्ञान था। इसलिए इनके साहित्य को जब हम पढ़ते हैं तो अनेक विषयों पर हमें जानकारी मिलती है। ज्योतिष की इन्हें जानकारी थी। तो ज्योतिष की जानकारी से संबंधित एक दोहा मैं बोल के बताता हूँ कि मंगल बिंदु सुरंग मुख शश केसर आड़ गुरु, एक नारी लही संग रस में किए लोचन जगत। ये वर्षा योग का सोरठा दिया हुआ है, ये सोरठा है। कहने का मतलब है कि यदि चंद्रमा मंगल और बृहस्पति तीनों किसी नाड़ी पर हो जाएं तो संसार में घनघोर बारिश होती है। बिहारी जी का सोरठा है। फिर पुनः देखिए